हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त बता देते हैं कि ट्रेड का डिमांड था, जिस हिसाब से ट्रेड हम एक पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिकल का, और इलेक्ट्रिकल में ही आता है इलेक्ट्रीशियन भी। इलेक्ट्रीशियन का ये दो ट्रेड का हम जो इलेक्ट्रिकल का प्लेटफॉर्म रुकमनी का बुक से ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। जिनका पीडीएफ चाहिए जिस कैंडिडेट का, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ के आप यहां से फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न में दिया गया है, देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल का ट्रांसफार्मर में किस लिए उपयोग किया जाता है? तो सिलिका जेल का अगर बात करेगा तो नमी को सुखाने हेतु किया जाता है। इसको हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो नमी को सुखाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं और एक कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। दो को याद रखिएगा कि बताइए कि ट्रांसफार्मर में नमी को सुखाने के लिए किसको प्रयोग करते हैं? तो एक सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं और एक कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। इसमें कहा गया है, बोला गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर है जो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन पर करता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसे कहा गया है कि दो ट्रांसफार्मर को समांतर प्रचालन के लिए अगर अनिवार्य शर्त में बताइए कि इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा एक अनिवार्य नहीं है? तो समान फेज अनुक्रम होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। समान वोल्टेज का अनुपात होना चाहिए, ये भी सही है। फिर समान आवृत्ति, ये भी फ्रीक्वेंसी भी समान होना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी भी समान होना चाहिए। लेकिन समान किलोवोल्ट एम्पियर रेटिंग नहीं होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। सबका रेटिंग अलग अलग होता है। लेकिन तीन को अगर समांतर में दो ट्रांसफार्मर को चलाना है तो उसका समान फेज का क्रम होना चाहिए, वोल्टेज का अनुपात भी समान होना चाहिए और आवृत्ति भी समान होना चाहिए। लेकिन रेटिंग उसका फिक्स नहीं होता है, अप डाउन नीचे ऊपर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होता है? किसी भी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होता है? तो अधिकतम दक्षता के लिए कॉपर हानि और लौह हानि बराबर जब हो जाता है तो इसकी दक्षता क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। इसकी दक्षता क्या होता है? तो अधिकतम हो जाता है। तो पूछ लेता है कि बताइए कि ट्रांसफार्मर में अधिकतर दक्षता के लिए क्या शर्त होना चाहिए? तो कॉपर हानि और लौह हानि बराबर हो जाता है। कॉपर हानि और लौह हानि बराबर हो जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में से ज्ञात किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग हम ज्ञात करते हैं वो किलोवोल्ट एम्पियर में ज्ञात करते हैं। किलोवोल्ट एम्पियर में रेटिंग ज्ञात करते हैं। लेकिन इसका बोलेगा कि शक्ति किस में? तो किलोवाट में ज्ञात करते हैं। शक्ति किलोवाट में ज्ञात करते हैं। लेकिन रेटिंग का अगर बात करेगा तो रेटिंग होता है किलोवोल्ट एम्पियर में। किलोवोल्ट एम्पियर में। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया है कि एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? एक ट्रांसफार्मर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन भी करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले बोला है कि ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु कोर को बनाया जाता है। जैसे बोला गया है कि ट्रांसफार्मर को, देखिएगा, बोला है कि ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु कोर को बनाया जाता है। तो अगर बात करेगा ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षति, जैसे एडी करंट अगर बात करेगा तो जैसे लौह क्षति दो प्रकार का होता है। लौह क्षति जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक एडी धारा होता है, एडी करंट धारा क्षति होता है, और एक होता है जो हिस्टैरिसीस क्षति होता है। हिस्टैरिसीस क्षति होता है। एक एडी करंट धारा क्षति होता है, एक हिस्टैरिसीस क्षति होता है। तो आपसे पूछा कि एडी करंट क्षय को रक्षित करने हेतु कोर को कैसे बनाया जाना चाहिए? तो कोर को सॉफ्ट आयरन के माध्यम से बनाया जाना चाहिए।
कोर को सॉफ्ट आयरन के माध्यम से बनाया जाना चाहिए, तब क्या होगा, एडी करंट क्षति कम होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, एडी करंट क्षति का मतलब ये होता है कि वो बार बार जिससे को गर्म होने लगता है, वो क्या होता है, गर्म होने लगता है। अगले क्वेश्चन में बोला कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच की फेज का अंतर कितना होना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज का अंतर कितना होना चाहिए, तो इसका फेज का अंतर 180 डिग्री होना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर क्या है। जो संलग्न चित्र है वो दर्शाया गया ट्रांसफार्मर क्या है, तो ये ट्रांसफार्मर होता है जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, करंट धारा ट्रांसफार्मर होता है। समझिएगा ट्रांसफार्मर के बारे में, अगर ट्रांसफार्मर का बात करेगा तो ये दो प्रकार के जैसे एक बनता है, एक करंट धारा ट्रांसफार्मर बनता है, एक करंट ट्रांसफार्मर बनता है, और एक बनता है जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बनता है। एक करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का काम होता है कि धारा को या धारा को मापना होता है। तो ये बताइए, धारा मापेगा तो इसको धारा को डाउन करना पड़ेगा तभी मापेगा। तो ये बताइए कि धारा को डाउन करेगा तो धारा क्या हो जाएगा, धारा डाउन हो जाएगा। तो धारा को मापने के लिए जब धारा डाउन होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए करंट ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम होता है जो वोल्टेज को मापना रहता है। तो पोटेंशियल जब वोल्टेज मापेगा तो वोल्टेज को कम करेगा और धारा को बढ़ाएगा। वोल्टेज को कम करेगा तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज को कम करेगा तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो आपसे चित्र में बोला गया कि जो अमीटर लगा हुआ था, अमीटर का काम है धारा को मापना, और धारा को मापने का काम कौन करेगा, तो करंट ट्रांसफार्मर करेगा, धारा ट्रांसफार्मर करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसको हम डिटेल में एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि चैप्टर जो जुड़ा हुआ है वो पार्ट ए से भी जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी जो पार्ट ए चैप्टर में है, सिलेबस में है, वहां से इसको रिलेट करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला कि कितनी वाइंडिंग का प्रयोग हम ऑटो ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर का अगर बात करेगा तो एक काम करते हैं, एक वाइंडिंग रहता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सेल्फ इंडक्शन पर करता है, सेल्फ इंडक्शन पर के सिद्धांत पर करता है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो बोलेगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो स्वप्रेरण पर काम करता है। फिर सिंगल बोलेगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, जिसको हम अन्योन्य प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें क्या रहता है, तो सिंगल वाइंडिंग रहता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी। बोला है कि किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी। तो हम बताए थे कि जब ताम्र छतियां लौह छतियां के समान हो जाती है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम हो जाता है। ताम्र छतियां हैं जो लौह छतियां के बराबर हो जाता है, तो इसमें हम कहेंगे कि दक्षता इसका मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम का मतलब 100% के करीब होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया है कि नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। तो नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, तो गुलाबी हो जाता है। नमी के पहले जो जब ताजा रहता है तो उस समय कैसा इसका रंग रहता है, तो इसका रंग होता है जो बैगनी उस समय रहता है। लेकिन ये बताइए नमी सूखने के बाद कैसा हो जाता है, तो गुलाबी हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि एक धारक ट्रांसफार्मर का भार अभिव्यक्ति किया जाता है। बोला कि एक धारक ट्रांसफार्मर का जो भार है, एक धारक ट्रांसफार्मर का जो भाग है क्या है, तो भार है जो अभिव्यक्त किया जाता है, तो वोल्ट एम्पियर में अभिव्यक्त किया जाता है, वोल्ट एम्पियर में अभिव्यक्त किया जाता है। कभी भी पूछे कि बताइए कि धारा ट्रांसफार्मर का भार किस में व्यक्त किया जाता है, तो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रही है तो सेकेंडरी परिपथ को क्या होगा। बोला है कि जब करंट ट्रांसफार्मर में, अभी हम बताए थे कि करंट ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रही है तो सेकेंडरी परिपथ क्या होगा। तो सेकेंडरी परिपथ है जो खुला नहीं रखा जाता है। इसे ये बताइए कि इस तरीका से हम अगर बनाएंगे प्राइमरी, तो ये हो गया प्राइमरी, जो इस पर क्या होता है, तो कॉइल लपेटा हुआ रहता है, और ये जो हो गया वो सेकेंडरी हो गया। तो बोला है कि करंट ट्रांसफार्मर प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रही है तो सेकेंडरी परिपथ का खुला नहीं रखा जाता है, खुला नहीं रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है
इसमें कहा गया कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है वो कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। तो कंजर्वेटर का कार्य होता है कि तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव और संकुचन की देखभाल करना होता है, संकुचन का देखभाल करना होता है। जैसे ट्रांसफार्मर, इस हिसाब से ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं तो देखिएगा एक ऊपर में एक टैंक लगा हुआ रहता है छोटा, उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेटर। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर बोलते हैं। और कंजर्वेटर का काम क्या होता है कि जब इसमें जो ऑयल रहता है जब गर्म होता है तो इसका में फैलाव होता है, तो फैलाव होने के लिए कंजर्वेटर से ये जो टैंक से मेन टैंक से कंजर्वेटर में चला जाता है, और कंजर्वेटर में चला जाता है, जब वही ठंडा होता है तो फिर कंजर्वेटर में से इसमें चला जाता है। तो वही बोला है कि तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव को या संकोचन को देखभाल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ट्रांसफार्मर में श्वसन का कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर में श्वसन का कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में श्वसन का जो कार्य होता है वो ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती है तो उसकी आर्द्रता से बचाना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस श्वसन का मतलब होता है ब्रीदिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ब्रीदिंग बोलते हैं। और ब्रीदर का काम क्या होता है कि जिसे मानते हैं कि जो मानते हैं जो क्या बोलते हैं कंजर्वेटर में जो भाप बाहर निकलता है और उसी से फिर नमी अंदर प्रवेश करता है, तो नमी के साथ कुछ आर्द्रता भी जाता है, नमी भी जाता है, तो नमी को ही क्या करता है? ये जाने नहीं देता है। तो वही बोलता है कि ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करता है तो उसकी आर्द्रता से बचाने का काम करता है, और कुछ आर्द्रता जाता है उसको सोखने का काम कौन करता है? तो सिलिका जेल काम कर देता है और कैल्शियम क्लोराइड कर देता है। तो नमी को सोखने का काम करता है सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन इसका रक्षा कौन करता है? तो ब्रीदिंग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो श्वसन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है, जैसे कि CrGO इस्पात, ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। बोला है कि ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है। कोर बोला है, क्या बोला है? कोर पदार्थ का बना होता है जैसे कि CrGO इस्पात, ताकि न्यूनतम किया जा सके। ये बताइए किसका न्यूनतम किया जा सकता है? तो हिस्टैरिसीस क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है, हिस्टैरिसीस हानि को कम किया जा सकता है। जैसे कोर का अगर बात करेगा तो कोर को मतलब कि अच्छे गुणवत्ता पदार्थ से इसलिए बनाया जाता है कि उसमें हिस्टैरिसीस क्षति कम हो। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि ट्रांसफार्मर में लौह कोर के प्रदान किया जाता है निम्न के लिए। बोलता है कि ट्रांसफार्मर में लौह कोर प्रदान किया जाता है किस लिए? तो लौह कोर जो प्रदान किया जाता है वो चुंबकीय पथ रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, चुंबकीय पथ में रिलेक्टेंस को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करता है। ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करता है। ये बताइए कि ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित कौन करता है? तो मुक्त सर्किट परीक्षण जो करता है वो करता है रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ, रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ सर्किट परीक्षण किया जाता है। मतलब इसको रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता हम समझा देते हैं आपको। जिसे बोला है कि ट्रांसफार्मर, तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर का काम होता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करना, उच्च वोल्टेज को उच्च से क्या करता है? निम्न करता है, या निम्न से उच्च करता है। तो ये बताइए कि एक रेट करता है, रेटेड करता है ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ, किसके साथ करता है? तो वोल्टेज के साथ उतराव चढ़ाव करता है। तो इसी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है? बोलता है कि प्राइमरी, बोला है कि प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा, प्राइमरी वाइंडिंग, जैसे ए बताइए प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये क्या हो गया? प्राइमरी वाइंडिंग। और ए जो हो गया, ए हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। क्या हो गया? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो बोलता है प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा, अगर हम धारा प्रवाहित करा देते हैं तो उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करेगा? तो ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रेरित करेगा वो दोनों में करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग में भी करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पक्षगामी होता है। बोला है कि ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पक्षगामी होता है। तो प्रयुक्त जो वोल्टता के पक्षगामी होता है वो 75 डिग्री से होता है। कितना डिग्री से? तो 75 डिग्री से होता है। तो ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पक्षगामी होता है कितना? तो 75 डिग्री। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि किसी भी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण, लघु पथ परीक्षण मतलब शॉर्ट सर्किट, तो होता है समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात के द्वारा, समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रांसफार्मर में गुंजन जो हमिंग नॉइज आता है वो कहां से आता है। तो ट्रांसफार्मर में जो गुंजन जो हमिंग नॉइज आता है वो चुंबकीय विरूपण से आता है, चुंबकीय विरूपण के कारण होता है, चुंबकीय विरूपण के कारण होता है। पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर में गुंजन रव मतलब हमिंग नॉइज जो निकलता है वो किसके कारण निकलता है, तो चुंबकीय विरूपण के कारण निकलता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है। बोला है कि एक शक्ति ट्रांसफार्मर है जिसमें भंवर धारा हानि को कम किया जा सकता है। तो भंवर धारा हानि को कम किया जाता है पटलीकरण की मोटाई कम करके, पटलीकरण की मोटाई को कम करके भंवर धारा हानि को कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पटलीकरण की मोटाई को कम करना होता है। पटलीकरण मतलब एक पट्टी जैसा लगा हुआ रहता है, इस तरीका से पट्टी जैसा लगा, तो उसको मोटाई को कम करिएगा तो भंवर धारा हानि कम होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत एसी से रूपांतरित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। बोलता है कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत मतलब निम्न से उच्च जाने के लिए उसको क्या कहते हैं। तो अभी हम बताएं कि ट्रांसफार्मर का काम ही होता है कि निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज करना या उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज करना। और ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है, याद रखिएगा। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है क्या, तो काम होता है को कम से मतलब अप से डाउन करना, मतलब वोल्टेज को कम और बेसी करना। किस सिद्धांत पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रक्रिया पर काम करता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि ट्रांसफार्मर पर खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। बोला गया है कि ट्रांसफार्मर पर खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है, मतलब किसको मापने के लिए किया जाता है, तो क्रोड हानि को मापने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर पर खुला पथ परीक्षण जो किया जाता है वो क्रोड हानि को मापने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला है ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होता है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति के बदलाव के साथ क्या होता है, तो आवृत्ति में जब बदलाव इसको करिएगा तो इसमें तांबे की छतियां अपरिवर्तित रहती है, तांबे की छतियां अपरिवर्तित रहती है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ ट्रांसफार्मर जो है उस शक्ति को चेंज नहीं करता, P बराबर I भी होता है, P बराबर I भी या भी I होता है। अगर यहाँ धारा बढ़ता है तो वोल्टेज घट जाता है, और अगर वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घट जाता है। तो शक्ति में कोई परिवर्तन ना होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो बोलेगा कि बताइए ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तन नहीं करता है या कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, तो शक्ति और आवृत्ति को कोई बदलाव नहीं करता है, इसलिए तांबे की छतियां अपरिवर्तित रह जाता है, तांबे की छतियां अपरिवर्तित रह जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया कि ट्रांसफार्मर निम्न पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। जिसे बोला कि ट्रांसफार्मर में निम्न पर मतलब बहुत मिनिमम पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर क्या प्रभावित होता है, तो अग्र शक्ति गुणांक प्रभावित होता है, इकाई शक्ति गुणांक प्रभावित होता है और पक्ष शक्ति गुणांक प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप अभी बोलिएगा कि अभी तो आप जस्ट बताएं कि आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिए नग्न का बात किया है, एकदम बोला है कि निम्न मात्रा में अगर परिवर्तन होता है तो दोनों को थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा। सिंपल ये मान लीजिए कि मानते हैं कि आपको किसी भी शरीर का अगर कोई भी अंग जैसे अवशेष का काम करता है, और अगर उसको अवशेष को अगर हटा देते हैं तो थोड़ा तो फील होगा हटने का अंग से, इसलिए कुछ इसको प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले देखिएगा, बोला ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियां निम्न होती है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा जो हानियां होती है वो कहां होती है, तो भंवर धारा हानियां जो होता है वो कोर में होता है। कहां होता है, तो कोर में भंवर धारा हानियां होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया कि ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक जो होता है उस शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक पूछेगा तो शून्य होता है। ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक शून्य होता है, शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं करता है। फिर बोलता है स्पंद ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग किया जाता है। स्पंद ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। स्पंद में किसका, तो फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति है जो भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है। तो भार के साथ बदलती है तांबा हानि क्षति। कहा कि तांबा हानि क्षति है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो तांबा हानि है जो भार के समानुपाती होता है, अगर भार बढ़ाइएगा तो तांबा हानि भी बढ़ता है। तो वही बोला है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति है जो भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है, तो अत्यधिक बदलता कौन है, तो तांबा हानि बदलता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में समझिएगा। जैसे कि ये बताइए कि प्राइमरी हो गया और ये जो हो गया सेकेंडरी हो गया। तो स्टेप अप में जैसे कि ये बताइए कि कॉइल हम प्राइमरी में किए
और इसी तरीके से सेकेंडरी में कर दिए सेकेंडरी में, तो ये बताइए कि कॉइलों की संख्या प्राइमरी से सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो ये हो गया स्टेप अप हो गया। स्टेप अप का मतलब ये हुआ कि निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज होगा, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज होगा। तो ये बताइए कि फेरों की संख्या कहाँ ज्यादा हुआ है, तो बोला है कि कौन सी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी होता है जो ज्यादा होता है, सेकेंडरी ज्यादा होता है प्राइमरी से, सेकेंडरी ज्यादा होता है प्राइमरी से, तो बी आंसर इसका राइट होगा। और देखिए सी भी दिया है, तो इसका आंसर दोनों बी और सी दोनों होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि सेकेंडरी की तुलना में, प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में कॉइलों की संख्या ज्यादा रहने के कारण ये क्या हो गया, स्टेप अप हो गया। इसी का उल्टा हो जाएगा कि अगर कॉइलों की संख्या प्राइमरी में ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है तो वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, अगले में कहा गया है कि ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कौन सा होता है, तो ट्रांसफार्मर के जो कोर बना होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन इस्पात या सिलिकॉन स्टील का कहते हैं, स्टील को ही इस्पात कहते हैं। तो बोलेगा कि ट्रांसफार्मर का जो कोर बना होता है, जो पट्टी हम बोलते हैं, इस तरीके से देखिएगा ट्रांसफार्मर में पट्टी लगा हुआ रहता है, वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि ट्रांसफार्मर का किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर हम बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रयोजन होता है, ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रयोजन होता है। तो लेमिनेशन का प्रयोजन हम क्यों करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में लियोजन का क्या बोलते हैं, लेमिनेशन का प्रयोग करते हैं लौ हानि को कम करने के लिए। हम लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो लौ क्षतियां को कम करने के लिए हम लेमिनेशन कर देते हैं। बोला है कि ट्रांसफार्मर में कोर को, मतलब जो क्रोड होता है उसको लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो लौ हानि कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेमिनेशन करने के बाद लौ हानि क्षति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बताइए किसको हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में भी काम करते हैं। बोला कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझिएगा, जिसे ये बताइए कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो उसको हम किस में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम होता है अप से डाउन करना या डाउन से अप करना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा, मतलब धारा आईपी जो होता है वो होता है वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाता है, वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। बोला है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडली की धारा जो आईपी होता है वो आईपी वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाता है, वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में सदैव क्या होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में एक पृथक बोलता ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में, एक सेकंड, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में सदैव क्या होते हैं, एक उभयनिष्ठ परिपथ होते हैं। क्या होते हैं, तो एक उभयनिष्ठ परिपथ होते हैं। पूछेगा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में सदैव क्या होते हैं, एक उभयनिष्ठ परिपथ होते हैं, उभयनिष्ठ परिपथ होते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। बोला है कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, जैसे ये बताइए कि एक द्वितीय कुंडली और एक प्राइमरी, जैसे ये हो गया प्राइमरी कुंडली और एक हो गया सेकेंडरी कुंडली, ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। तो बोला कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में, इसका बात कर रहा है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, तो ये जो निर्भर करता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिमाण पर भी निर्भर करता है, लपेटों की संख्या पर भी निर्भर करता है और स्रोत की फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे पर करता है। फ्लक्स कटेगा, जितने फ्लक्स कटेगा उतने ईएमएफ जनरेट होगा, उतने वोल्टेज जनरेट होगा। लपेटों की संख्या अगर यहाँ ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ भी ज्यादा वोल्टेज निकलेगा, ठीक है। और फिर हम बोले थे भी कि फ्रीक्वेंसी नाम मात्रा के लेता है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं दे कि किस पर नहीं निर्भर करता है तो फ्रीक्वेंसी और शक्ति है जो बदलता नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित, मतलब डिजाइन किया जाता है जिससे कि उसे लौ क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि
बोला है कि वितरण ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर, तो वितरण ट्रांसफार्मर को इस तरीका से डिजाइन किया जाता है कि उसमें लौह क्षति न्यूनतम रहे। लौह क्षति न्यूनतम अगर रखना चाहते हैं तो उस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में 24 घंटा उत्तेजित करंट रहना चाहिए। कभी देखे होंगे कि जैसे टीवी या कोई भी मशीन अगर अप डाउन करिएगा, बंद चालू, तो उसमें हिस्टैरिसीस क्षति बहुत ज्यादा होता है। तो वही बोला है कि लौह क्षति को कम करने के लिए, लौह क्षति को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली, एक होता है प्राइमरी कुंडली, प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी हो गया ए और सेकेंडरी ए हो गया, और इस कॉइल हो गया प्राइमरी और इस कॉइल हो गया सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को तो कटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में 24 घंटा अगर रखिएगा तो उसमें लौह क्षति हानि कम होगा, लौह क्षति हानि कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि लौह क्षति हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडल में 24 घंटा उत्तेजित रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता से कार्यरत है तथा इसकी लौह क्षति 1000 वाट है, तो अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति क्या होगी। बोला है कि एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता से कार्यरत है तो इसकी लौह क्षति 1000 वाट है, तो अर्ध लोड इसकी कितना होगा, तो अर्ध लोड इसका हो जाएगा 250 वाट। इसका क्या होगा, तो 250 वाट। ये दोस्त बता देते हैं कि 75 क्वेश्चन में आपको ट्रेड में क्वालिफाई लाना है 27 नंबर, तो उस हिसाब से इसको हल्के में भी आप नहीं ले सकते हैं। काहे कि आपको पता है कि जब ट्रेड में आपको 27 नंबर से एक या पॉइंट भी कम आ जाता है, जो 35% कहा गया है, उससे अगर कम आ जाता है तो आपका पार्ट ए में अगर 90 नंबर भी लाए हुए हैं ना तो वहाँ कॉपी जांचे नहीं होगा। इसलिए इसको भी हल्के में न लीजिएगा, इसको भी टाइम देके और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप 27 नंबर, 27 नहीं 30 या 35 के टारगेट लेके आप तैयारी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया है कि ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था के केवल कितना होना चाहिए। जैसे ये बताइए कि ट्रांसफार्मर का हो गया प्राइमरी कुंडली, प्राइमरी, और ए हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। तो ये बताइए कि सेकेंडरी से ही सारा लोड दिया जाता है। लोड किससे दिया जाता है, सेकेंडरी से। तो बोला ट्रांसफार्मर का शून्य लोड अवस्था में, जिसे कोई भी लोड अवस्था नहीं है, तो प्राथमिक धारा का मान, प्राथमिक धारा का मान मतलब प्राइमरी करंट में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का कितना परसेंट होता है, तो 2 से 5% होता है। 2 से 5% रहता है कब, जब शून्य लोड अवस्था में रहता है तब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बोला है कि एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, बोला गया है कि एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर में क्या तुलना हम कर सकते हैं। तो एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ता है, ठीक है, आउटपुट वोल्टता मतलब वोल्टेज नहीं बढ़ता है, आउटपुट धारा नहीं बढ़ता है, आउटपुट शक्ति नहीं बदलता है, और उपरोक्त में से कौन नहीं। ये बताइए कि ट्रांसफार्मर का हम केस बताए थे कि ट्रांसफार्मर जो काम करता है P बराबर IV पर काम करता है, P बराबर IV पर काम करता है। ये बताइए कि P जो इसका शक्ति होता है, उस शक्ति होता है जो कांस्टेंट होता है, शक्ति क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को अप डाउन करना। जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है तो इसमें धारा घट जाता है, धारा घट जाता है, और जब वोल्टेज को घटाता है तो धारा इसका क्या होता है, तो बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी उतराव चढ़ाव होगा वो वोल्टेज और धारा में ही होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम ही है वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। शक्ति में कोई भी परिवर्तन ही नहीं करता, शक्ति इसका कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट में शक्ति नहीं बदलता है, आउटपुट में शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता एक अनुपात में होता है। बोला है कि ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता मतलब पूरा दिन का जो दक्षता किस अनुपात में होता है। तो ट्रांसफार्मर के पूरा दिन की दक्षता जो होता है किलोवाट आवर आउटपुट और किलोवाट आवर इनपुट एक दिन में, कितने दिन में, तो एक दिन में होता है किलोवाट आवर आउटपुट लेना है। जिसे हम कह सकते हैं कि दक्षता निकालने के लिए आउटपुट वाटा इनपुट गुने 100 कितना दिन का, तो एक दिन के आप दक्षता निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर समान शक्ति और प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन में प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बोला है कि निम्न में से बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जो सामान्य शक्ति और प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये बताइए कि कौन सा ट्रांसफार्मर है जो समान शक्ति और प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो वितरण ट्रांसफार्मर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर वह है, बताइएगा कि ऑप्शन में कौन सा सही है ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में। कि ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीयक कुंडलन में कई मध्य सिरे निकाले गए हो। बोला है कि टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीयक कुंडली में से कई मध्य सिरे निकाले जाते हैं। जैसे कोई भी मध्य सिरा जो निकालते हैं, प्राइमरी हो गया और ए सेकेंडरी हो गया। ये बताइए लोड का तो ये है, तो इसी से कई जो रहता है कई मध्य सिरे निकाला रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है। विद्युत वाहक बल कहे तो ईएमएफ और इसी को शॉर्ट में ई से भी डिनोट करते हैं। तो बोला है कि कौन सा ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो विद्युत वाहक बल में कभी भी फाई ऊपर नहीं आता है। ये बताइए कि यहाँ भी फाई नहीं है तो ये भी कट गया। अब दो ऑप्शन है √3 फाई एन और एक हो गया 4.44 गुने फाई एफ एन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ईएमएफ बराबर होगा 4.44 फाई एफ एन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा। बोला कि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। बोला है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। तो विद्युत वाहक बल है जो टर्न की संख्या पर और सप्लाई आवृत्ति पर और फ्लक्स पर, तीनों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सेकेंडरी वाइंडिंग का विद्युत ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो टर्न की संख्या पर, मतलब फेरों की संख्या पर, सप्लाई आवृत्ति पर और फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। बताइए कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस में प्रयोग किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। बोला है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और एक होता है करंट ट्रांसफार्मर। एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और एक होता है करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को मापना। तो वोल्टेज को जब मापेगा तो वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। तो वोल्टेज को जब कम करेगा तो धारा को क्या कर देगा, धारा को बढ़ा देगा। करंट ट्रांसफार्मर का काम होता है कि धारा को मापना, तो धारा को कम कर देगा और वोल्टेज को बढ़ा देगा। इसलिए वोल्टेज को बढ़ाता है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है और ये वोल्टेज को घटाता है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि बताइए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और करंट ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यंत्रों और रिले आदि में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किसमें प्रयोग करते हैं। तो यंत्रों और रिले आदि में प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो वह प्रदान करेगा। बोला है कि जैसे 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाता है, जैसे 3 फेज ट्रांसफार्मर है और उसमें एक कुंडलन है जो एक फेज का कुंडलन जल जाता है। तो बताइए कि उसका कैसा प्रदान करेगा, वह क्या प्रदान करेगा। तो 58% शक्ति प्रदान करेगा, 58% शक्ति प्रदान करेगा। एक फेज कुंडलन जल जाने के बाद भी 3 फेज ट्रांसफार्मर है जो 58
परसेंट शक्ति प्रदान कर सकता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। बोला है कि प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। तो 500 किलो वोल्ट एम्पियर, 500 किलो वोल्ट एम्पियर के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्त बता देते हैं कि इसमें ज्यादा एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे हैं एक्सप्लेन में कि इसमें ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा ना है, बस जो भी आप कंसेप्ट क्लियर है तो इसका फास्ट रिवीजन करके आप प्रैक्टिस करके और इसमें 35 क्वेश्चन या 35 मार्क्स लाने का या 30 मार्क्स तक लाने का प्रयास करिएगा। और जो भी इफर्ट लगाना है वो पार्ट ए में लगाइए, कहा कि मेरिट भी बनना है तो पार्ट ए से बनना है। लेकिन इसका इतना भी ना छोड़ दीजिए कि 35 नंबर या 27 नंबर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कहा कि ट्रेड और कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसका रिविजन रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात कोर क्यों प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा कि ट्रांसफार्मर के जो सिलिकॉन इस्पात का, जैसे ये बताइए कि इस तरीका से पट्टी रहता है तो ये पट्टी पर लेमिनेशन कर दिया जाता है, इस पट्टी पर लेमिनेशन और इस तरीका से पट्टी रहता है। तो पट्टी है जो किसका बना होता है, वो क्रोड बना रहता है, सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। और यही सिलिकॉन इस्पात को लेमिनेशन कर दिया जाता है। तो लेमिनेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि हिस्टेरेसिस क्षति घटाने के लिए किया जाता है। हिस्टेरेसिस जो क्षति होता है उसको घटाने के लिए किया जाता है। तो आपसे प्रश्न में सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्रोड जो होता है, क्रोड को लेमिनेशन क्यों किया जाता है। तो हिस्टेरेसिस क्षति या हिस्टेरेसिस हानि को घटाने के लिए किया जाता है। पूछेगा कि क्रोड किसका बना होता है, तो क्रोड सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। लेकिन उसमें कॉइल जो लगा रहता है, कॉइल किसका रहता है, तो कॉइल होता है कॉपर का, कॉइल होता है कॉपर का, इसीलिए कॉइल वाला में ताम्र हानि होता है और सिलिकॉन इस्पात या कोर वाला में कौन सा होता है, तो हिस्टेरेसिस क्षति होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि क्रोड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है, जिसे जो क्रोड निर्माण होता है वो कैसा इस्पात चुन सकते हैं। तो क्रोड निर्माण के लिए उच्च चुंबकशीलता चुनना होगा और निम्न हिस्टेरेसिस क्षति चुनना होगा, जो लॉसेस कम हो। तो हम कह सकते हैं कि क्रोड के निर्माण जब हमको करना रहेगा तो उच्च चुंबकशीलता, जिसका चालकता अच्छा खासा हो, उच्च चुंबकशीलता और हिस्टेरेसिस क्षति कम होना चाहिए, हिस्टेरेसिस क्षति कम होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए, बोला गया है कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया कौन सा ट्रांसफार्मर है। जो एक चित्र दिया गया है इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो आप जनरली जानते होंगे कि जैसे एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो ये बताइए कि प्राइमरी में अगर फेरों की संख्या कम है और सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा है और प्राइमरी में कम है। लेकिन वही अगर हम यहाँ करें कि इसमें प्राइमरी में फेरों की संख्या कम है और ज्यादा है और सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम है, तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज घटेगा। ये बताइए कि ये दो कॉम्बिनेशन से प्राइमरी और सेकेंडरी से बन रहा है। लेकिन एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो होता है जो एक के, जैसे स्टेबलाइजर में हम लोग उपयोग करते हैं कि एक के अथी रहता है, कॉइल रहता है, उसी को कम बेसी उसी को प्राइमरी भी बना देते हैं और उसी को सेकेंडरी भी बना देते हैं। तो बोलता है कि बताइए कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया ये चित्र कौन सा है। तो देखिए इसका एक एक कॉइल है, एक एक कॉइल है। तो ये क्या हम कह सकते हैं, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कह सकते हैं या उपचाई ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो हम कह सकते हैं कि जो 56 का आंसर जो होगा वो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का काम करता है, उपचाई ऑटो ट्रांसफार्मर का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं होगा, धारा भी नहीं होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी नहीं होगा, तो उपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, उपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। बोला गया है कि किसी भी ट्रांसफार्मर का
किसी भी ट्रांसफार्मर के प्रत्येक कुंडली में, मतलब कि जो वाइंडिंग किया हुआ है, वो वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? ईएमएफ मतलब एक तरह से वोल्टेज ही है, तो किस पर निर्भर करता है? केवल आवृत्ति पर? गलत है। लपेटों की संख्या और आवृत्ति पर, ये सही है। केवल आवृत्ति और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, ये भी सही है। आवृत्ति, लपेटों की संख्या और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सारा जो इसमें निर्भर करता है वो सब एक में दिया गया है, अधिकतम फ्लक्स की संख्या पर। जहां तक बी और बी, सी भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? डी, क्योंकि डी में सारा दे दिया है, आवृत्ति पर भी निर्भर, कुछ आवृत्ति माना जाता है, लपेटों की संख्या पर भी निर्भर करता है और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर भी निर्भर करता है। अगर फ्लक्स होता है जो चुंबकीय बल रेखाओं का समूह को हम फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये बताइए कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो यहाँ से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलता है, और ये चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को ही हम फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स कटेगा, जितने ज्यादा फ्लक्स कटता है उतने ज्यादा ईएमएफ जनरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स भी चाहिए, लपेटों की संख्या ज्यादा चाहिए जो ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकाले, और आवृत्ति भी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? बोला है कि लघु वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? तो अधिक धारा सुरक्षित करना, ये भी नहीं होगा। बुकोल्ज रिले, इसका भी काम नहीं है। प्रेशर रिलीज वाल्व, इसका भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी है जो युक्ति प्रयोग नहीं है, मतलब सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। बोला है कि 59 में देखिएगा, बोला गया है कि एक विपरीत या खुला परिपथ परिणाम मित्र, मतलब ट्रांसफार्मर का ही हिंदी है, ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पठ्यांक 900 वाट है और एक पूर्ण भार धारा पर लघु पथ परीक्षण में 1600 वाट अर्ध भार पर लौह हानि क्या होगा? इसे ये बताइए कि 900 वाट दिया गया है, ठीक है, और पूर्ण भार पर इसका लघु पथ परीक्षण है जो 1600 वाट है। तो ये बताइए कि पूर्ण भार तो होगा सेकेंडरी पर, और बोला है कि खुला परिपथ है, तो खुला परिपथ है, तो ये बताइए तो रह गया प्राइमरी में। तो बोला कि लौह हानि कितना होगा? तो इसका लौह हानि जो होगा वो 900 वाट ही रह जाएगा। लौह हानि कितना रह जाएगा? तो 900 वाट ही रह जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगले में कहा गया कि किसी भी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित द्वितीय वोल्टता पर द्वितीयक वेस्टन की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ के इस अवस्था को क्या कहा जाता है? बोला गया है कि किसी स्थिर वोल्टता, मतलब स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित द्वितीय वोल्टता पर द्वितीय वेस्टन की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ के इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को अनुनाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अनुनाद कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोला है कि हिस्टेरिसिस क्षति, हिस्टेरिसिस प्रदर्शित होता है। बताइए कि हिस्टेरिसिस किसको प्रदर्शित करता है? तो हम बताए थे कि लौह हानि जो होता है वो लौह हानि दो प्रकार का होता है। लौह हानि दो प्रकार का होता है, एक होता है हिस्टेरिसिस क्षति और एक होता है कौन सा? तो एक होता है एडी धारा क्षति, एडी धारा क्षति। तो ये बताइए कि लौह हानि का ही पाठ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का है। उसका है लौह चुंबकीय पदार्थ का है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ट्रांसफार्मर क्रोड की पटलों पर इनेमल परत लेपित क्यों किया जाता है? बोला है कि ट्रांसफार्मर क्रोड के, जो क्रोड बना होता है सिलिकॉन इस्पात का, याद रखिएगा, खूब पूछता है कि सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। क्रोड किसका बना होता है? सिलिकॉन इस्पात का। तो बोला है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड की पटली पर इनेमल परत लेपित किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो ये पटलों के संरक्षण को रोकने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के विरुद्ध पटलों को रोधी बनाने के लिए, ये भी सही है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेपित मतलब वही लेमिनेशन का बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में कौन सी प्राचल एक समान रहता है? बोला है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप
अप ट्रांसफार्मर, और एक बोला द्वितीय कुंडली में, प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में बताइए कौन सा ऐसा है जो समान रहता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का अगर बात करिएगा तो समान हम बताए थे कि पावर क्या होता है, तो समान होता है, शक्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, जो भी बदलाव होता है धारा और वोल्टेज में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ये बताइए ट्रांसफार्मर का सबसे ज्यादा जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो कहां होगा, तो वाइंडिंग के पास होगा। कहां, तो वाइंडिंग में, जहां कॉइल रहता है वहां ऊष्मा सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात 3:2 है। ये बताइए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये हो गया कि एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा। तो स्टेप अप कब होगा, जब प्राइमरी में फेरों की संख्या सेकेंडरी से कम है, या हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या प्राइमरी से ज्यादा है, इसलिए इसका रेशियो दिया है 2:3। सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी में कम है, तब हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब बोलता है कि यदि प्राइमरी में वोल्टेज 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी में क्या होगा। तो ये बताइए किसका रेशियो होता है कि प्राइमरी मतलब कि NP बटा NS बराबर VP बटा VS होता है। तो ये बताइए NP कितना दिया है, तो 2 दिया है, और 2/3 बराबर VP कितना दिया है, तो VP हमको निकालना है, सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है। VP दिया हुआ है कितना, तो VP दिया हुआ है 30 वोल्ट। VP कितना दिया हुआ है, तो 30 वोल्ट दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, तो सेकेंडरी, तो VS निकालना है। ये बताइए कि 15 दूनी 30 एक कटेगा, 15 दूनी 30 एक कटेगा, तो 15 45 हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो 45 वोल्ट आएगा। कितना, तो 45 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 वोल्ट। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन इसी टाइप पर है, ये आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो भी हम फार्मूला पिछले क्वेश्चन में बताए हैं वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर, 67 में कहा गया है कि परिणामित्र क्या है, परिणामित्र क्या है। तो परिणामित्र में क्या होता है, तो तांबा हानि होता है। क्या होता है, तो तांबा हानि होता है, ताम्र हानि कह सकते हैं। ये कौन सा हानि होता है, तो ताम्र हानि होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि कम की जा सकती है। जैसे जो ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि कम कैसे किया जा सकता है, तो आयरन कोर पटलों की मोटाई कम करके, स्टील पटलों के सिलिकॉन अंश घटा के, या ट्रांसफार्मर पर लोड कम करके। तो ये बताइए कि हिस्टैरिसीस हानि को अगर हम कम करना है तो हिस्टैरिसीस हानि कब कम होगा, कि स्टील के पटलन या सिलिकॉन अंश को घटाकर। कहे कि सिलिकॉन इस्पात का बना होता है तो उसका अंश घटाइएगा, तो उसको घटा के हम जो हिस्टैरिसीस हानि को हम कम किया जा सकता है। तो स्टील पटलनों में सिलिकॉन अंश घटाकर। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तब क्या हो सकता है। बोला है कि स्थिर लोड पर मतलब लोड बराबर है, यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न में से क्या हो सकता है। तो लोड का जो शक्ति गुणांक होगा वो अधिक धारा लेगा। क्या लेगा, तो अधिक धारा लेगा। स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न है, लोड का जो शक्ति गुणांक क्या है, निम्न है। बोला है कि लोड का जो शक्ति गुणांक है वो निम्न है, तब क्या हो सकता है, तो अधिक धारा लेगा। क्या लेगा, अधिक धारा लेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक कौन सा होता है। बोला है कि किसी भी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक, बचतकारी शक्ति गुणांक समानता कौन कितना होता है। तो जो बचत शक्ति गुणांक जो होता है वो होता है 0.95 पक्षगामी होता है। क्या होता है, तो 0.95 पक्षगामी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से गलत कथन का चुनिए। गलत कथन इनमें से कौन सा है। बोला गया है कि आर्क लैंप का प्रयोग होता है, गलत कथन का चुनना है कि आर्क लैंप का प्रयोग करते हैं। बोला है कि निम्न में से गलत कथन का चुनिए। वितरण प्रणाली का शक्ति गुणांक न्यून होता है। क्यों। बोला है कि वितरण प्रणाली का शक्ति गुणांक न्यून मतलब कम क्यों होता है। आर्क लैंप का प्रयोग होता है। बोला तुल्यकालिक मोटर का
कम प्रयोग होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण संपूर्ण धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल से पक्ष हो जाती है और विशेष रूप से हल्के भारों पर होती है। ठीक है, बोला उद्योग में प्रेरणा मोटर का व्यापक उपयोग होता है, विशेष रूप से जब मोटरों को निम्न भार पर लगाया जाता है। तो ये गलत है कि उद्योगों में जो प्रेरणा मोटर होता है वो निम्न भार पर नहीं, उच्च भार पर लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि ट्रांसफार्मर का कॉइल मोटे तार के बने हो तो क्या होगा। बोला है कि ट्रांसफार्मर का अगर मोटे कॉइल का बना हो, ट्रांसफार्मर का अगर कॉइल बोला है, क्या बोला है कॉइल, हम बोले थे कि कॉइल में क्या लगाया था, किसका बना होता है, तो तांबा का। कॉइल किसका, तो तांबा का। तो बोला ट्रांसफार्मर में अगर कॉइल मोटे तार के बने होते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, तो ताम्र क्षति होगा। मोटे बने हुए हैं तो क्या होगा, तो ताम्र क्षति होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या होता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या है, तो वांछित फीचर कौन सा होता है, तो चौड़ी आवृत्ति सीमा होता है। वांछित फीचर कौन सा होता है, या कपलिंग, ट्रांसफार्मर का कपलिंग का सबसे वांछित फीचर कौन सा होता है, तो चौड़ी आवृत्ति सीमा, चौड़ी आवृत्ति सीमा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि चलशील अवयवों वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच क्यों लगाए जाते हैं। चलशील अवयवों वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच क्यों लगाई जाती है, तो लिमिट स्विच होता है जो मशीन की एक लघुत्तम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, मशीन की लघुत्तम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है, मशीन की एक लघुत्तम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है। रेलवे जो ट्रैक होता है वो वाइंडिंग प्रदान करता है अर्थ और भू दोष को विरोध संरक्षण और प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ए और बी दोनों सही है कि रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है अर्थ और भू दोष के विरोध संरक्षण और प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि अभिवर्धक रूपांतरक बूस्टर ट्रांसफार्मर निम्न में से स्थित होता है। बोला है कि अभिवर्धक रूपांतरण मतलब बूस्टर ट्रांसफार्मर किस में स्थित होता है या निम्न में से स्थित होता है। तो ये स्थित होता है किस में, तो संचरण लाइन के मध्यस्थ बिंदु पर, संचरण लाइन के मध्यस्थ बिंदु पर स्थित होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 250 और 300 वोल्ट, 250 बटा 3000 वोल्ट और 50 कूलम्ब पर सेकंड फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए प्रति चक्र विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या कितना होगा। बोला है कि 250 और 3000 वोल्ट 50 कूलम्ब पर सेकंड फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए प्रति चक्र विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के चक्रों की संख्या कितना होगा। तो इसकी चक्रों की संख्या होगा 25300 इसकी चक्रों की संख्या होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि वोल्टता नियमन रूपांकन का एक मानदंड है। बोलता है कि वोल्टता नियमन है जो एक रूपांकन का एक मानदंड है, किसका, तो रूपांतरण का, किसका, रूपांतरण का है। वोल्टता नियमन निम्न रूपांकन का एक मानदंड है, किसका, तो रूपांतरक का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि जो ट्रांसफार्मर ठंडे लुढ़काया उन्मुख इस्पात CRGO का उपयोग करता है तो जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है। बोला है कि जो ट्रांसफार्मर है वो ठंडे लुढ़काया या लुढ़काया उन्मुख इस्पात का उपयोग करते हैं तो जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है। तो जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है जो तो कोर से 15 से 25% बढ़ा हो, तो कोर से 15 से 25% बढ़ा हो। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया है कि शैथिल्य हानि किस पर निर्भर करता है। शैथिल्य हानि होता है जो किस पर निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम होने वाले हिस्टैरिसीस नुकसान पर निर्भर करता है। बोला है कि शैथिल्य हानि पर निर्भर करेगी या ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम होने
वाले हिस्टेरिसिस या हिस्टेरिसिस नुकसान निर्भर करता है तो पदार्थ के आयतन पर भी निर्भर करता है, आवृत्ति पर भी निर्भर करता है और पदार्थ के वर्ग पर भी निर्भर करता है। तो कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इन सभी पर। बोला है शैथिल्य हानि किस पर निर्भर करेगी, या ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाले हिस्टेरिसिस नुकसान पर निर्भर करता है तो पदार्थ के आयतन पर भी निर्भर है, पदार्थ के वर्ग पर और आवृत्ति पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, इसमें 80 क्वेश्चन था। इसी तरीका से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप वाला है और इलेक्ट्रीशियन का, इसमें 2 चैप्टर हम पढ़ा दिए, एक सेफ्टी भी पढ़ा दिए, सेफ्टी एंड हेल्थ का भी चैप्टर समाप्त हो गया है और इसी तरीका से ट्रांसफार्मर का भी चैप्टर समाप्त हो गया है। ये 2 का ऑब्जेक्टिव कराया हुआ है। अगर आप सेफ्टी एंड हेल्थ का नहीं देखे हैं तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है इलेक्ट्रीशियन करके, वहां से आप देख सकते हैं और फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। और इसमें 35 लाने का या 30 लाने का एक टारगेट करिए, ठीक है। और इसी के साथ ज़्यादा जो भी जोड़ देना है वो पार्ट ए पर दीजिएगा, क्योंकि उसमें 100 मार्क्स है, उसी पर मेरिट बनना है। तो इसको भी अभी से ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि ट्रेड एक ऐसा चीज़ है कि पता चला कि इसमें 90 नंबर ले लाएं और इसी में फेल हो गए हैं तो 90 नंबर लाने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और इसी तरीके से सेशन आगे भी आते रहेगा। न्यूमेरिकल का सेशन नहीं होगा, न्यूमेरिकल का इसका कल आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का अगले दिन वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, वहां से आप पीडीएफ लेके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेशन को लिए देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।